ईडी के एक्शन से एक बार फिर से हरियाणा में सियासी हलचल हो रही है और ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा समेत कुल 11 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट ने प्रदेश में सियासी हीट को बढ़ा दिया है। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो शिकोहपुर लैंड डील को लेकर के एक बार फिर से हरियाणा में सियासी उफान देखा जा सकता है। ईडी ने 6 साल पुराने मामले में अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। यहां लैंड स्कैम केस में हुई इस कार्रवाई से कांग्रेस आक्रोशित है। बीजेपी पर प्रतिशोध की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर एक्शन के बाद हरियाणा कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इस मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई है। यह मामला पूरी तरह से निराधार है और ईडी की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के चलते की जा रही है। इस मामले में राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरा और कहा कि उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को पिछले 10 साल से सरकार परेशान कर रही है। यह ताजा आरोप पत्र उसी षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वो किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं और वो गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी ने फिर से एजेंसियों को एक्टिव कर दिया है, जो चुनावी माहौल में कांग्रेस की छवि को बिगाड़ने का काम करती हैं। इन सभी आरोपों के जवाब में नायब सिंह सैनी ने भी करारा जवाब दिया और कहा कि गलती और भ्रष्टाचार सामने जरूर आता है। कांग्रेस ने हर विषय को ताक पर रखा। आपको बता दें कि यह मामला सितंबर 2008 का है, जो कि गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील से जुड़ा हुआ है। इस केस में रॉबर्ट वाड्रा के साथ हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ साल 2018 में एक एफआईआर हुई। एफआईआर में भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी सहित कई अन्य आरोप लगाए गए। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप यह है कि उनसे जुड़ी कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपए में 3.5 एकड़ एक जमीन खरीदी। इस सौदे का म्यूटेशन भी असामान्य तरीके से उसी समय किया गया। उस वक्त चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने जमीन में 2.70 एकड़ जमीन कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस दे दिया। अब आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई। बाद में वाड्रा से जुड़ी कंपनी ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचती है और आगे चलकर के हुड्डा सरकार ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। अब इसी मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और ऐसे में इस पर सियासी बवाल और सवाल का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जब चुनाव आता है तब भाजपा के एजेंट बाहर निकलने लगते हैं और अभी चुनाव बिहार का आ रहा है तो उन्होंने पूरा साम दाम दंडभेद लगा दिया है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईटी हो। मैं फर्क पड़ेगा, जो आप चार्जशीट की बात कर रहे हैं वो ईडी की चार्जशीट है तो ईडी को एक्टिव कर दिया, ये फर्क पड़ेगा। जनता में रूमर्स फैलाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और गुमराह करके वोट लेना इनकी खास आदत है। मैं तो खुद भुगत रहा हूँ ईडी के कई मुकदमे, जिन निराधार जो कह चुके हैं, रॉबर्ट जी भी कह चुके हैं, राहुल जी भी कह चुके हैं, ये राजनीति प्रतिशोध से। मैं तो खुद भुगत रहा हूँ ईडी के कई मुकदमे, जिन निराधार जो कह चुके हैं, रॉबर्ट जी भी कह चुके हैं, राहुल जी भी कह चुके हैं, ये राजनीति प्रतिशोध से। लंबे समय से केस चल रहा है, क्योंकि अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती या कोई भ्रष्टाचार होता है वो सामने तो आता है, परंतु कांग्रेस ने किस प्रकार से हर विषय को ताक के ऊपर रख करके गरीब लोगों को और गरीब करने का काम वो कांग्रेस की नीतियों ने किया है। उनकी नीति गरीब व्यक्ति के लिए तो गरीब करने की थी कांग्रेस की, परंतु कुछ लोगों को अमीर करने की भी थी जो उनके नजदीक रहते थे। उनमें वाड्रा साहब भी है, ये कांग्रेस की नीतियां थी। ये और भी लोग हैं कोई। तो एक बार ये मामला एक बार फिर से आपको पूरा समझा देते हैं। 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव की ये जो जमीन है उसको लेकर के ये पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ है। इसमें 3.53 एकड़ जमीन है जो कि 2008 में वाड्रा की एक कंपनी इसको खरीदती है।
गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव की यह जमीन है जो कि खरीदी गई और जमीन करीब 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी और फर्जी दस्तावेजों से जमीन खरीदने के आरोप लगे हैं। आरोप यह भी है कि कमर्शियल लाइसेंस लेकर के जमीन 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई। अब वाड्रा पर ईडी ने क्या एक्शन लिया है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है और इसी चार्जशीट के बाद आप देख रहे हैं कि वाड्रा समेत कुल 11 आरोपी हैं जिनको इसमें चार्जशीट इनके खिलाफ दाखिल की गई है और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं जो सियासी बवाल है वो मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसके बाद आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज हो गया है। लेकिन इसके सियासी मायने क्या हैं, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आरोप भी सियासी तौर पर ही हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी, आपका स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका स्वागत है। और विपिन शर्मा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विपिन शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगा इस चर्चा की, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार आप ये कह रहे हैं कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन आज राहुल गांधी, इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा, हम सभी को सुन रहे हैं, सबका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है और जानबूझकर पिछले 11 सालों से रॉबर्ट वाड्रा को परेशान किया जा रहा है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं। देखिए आयुष जी, ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वडेरा जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली के जो राउंड एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट ईडी ने दाखिल की है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है और ईडी की जांच के अनुसार गुड़गांव के शिकोहपुर गांव में जो 3.5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए रॉबर्ट वडेरा जी ने एक भी पैसा नहीं दिया, यानी बिना कोई पैसा दिए रॉबर्ट वडेरा जी ने 3.5 एकड़ जमीन खरीद ली और उसका जो लैंड यूज चेंज करा के CLU करा करके DLF को 58 करोड़ रुपए में वो जमीन रॉबर्ट वडेरा जी ने बेच दी। ईडी वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी के लगभग 38 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, 38 करोड़ रुपए को जब्त कर चुकी है। ओंकेश्वर प्रॉपर्टीज ने उसी जमीन को जो रॉबर्ट वडेरा जी ने खरीदी थी, उसी जमीन को ओंकेश्वर प्रॉपर्टी ने हुड्डा साहब की कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उस समय उनको CLU नहीं दिया था और उसी जमीन का वाड्रा ने उसी जमीन को बिना रुपए दिए खरीदा और उसका खरीदने के 2 महीने के बाद फरवरी 2008 के आसपास उसका CLU हुड्डा साहब की सरकार ने कर दिया था। वाड्रा ने CLU करा के उस जमीन को 58 करोड़ में बेचा, तो बिना कोई पैसा लगाए 58 करोड़ रुपए की संपत्ति रॉबर्ट वडेरा जी ने बेची, पैसे कमाए, तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला बनता है। और ये कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का एक मॉडल है। कांग्रेस सरकार में रॉबर्ट वडेरा जी का इतना खौफ था कि जमीनों के मामले में, मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं, यहाँ पे भी आज भी ऐसे किसान मिलते हैं आयुष जी, जो रॉबर्ट वडेरा जी ने यहाँ पे जो जमीनें खरीदी अपने मिलने वालों के माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, और उनको औने पौने दाम पे खरीद करके करोड़ों रुपए यहाँ से कमाने का काम किया। इसी तरह से गुड़गांव के अंदर काम किया। रॉबर्ट वडेरा जी को जमीन चोर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जहां भी वो जाते थे जमीन जरूर कब्जा करते थे। जमीन के मामले में भ्रष्टाचार का उनका पुराना नाता है। और राहुल गांधी नहीं, लेकिन ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाई वो जमीन पे कब्जा करते थे? भाई उसका बाकायदा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो होता ही है, साथ में उसके कागजात भी होते हैं, और ये जो लैंड डील हुई इसमें भी पैसा तो दिया ही गया, ये बात ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि कम दाम पर ली गई, बाद में जो कि उसको कमर्शियल और आवासीय चीजों में डेवलप किया गया इसलिए उसके दाम बढ़े, तो ये तो अभी भी होता है कि भाई अगर आप उसको आवासीय भूखंड में अगर आप उसको तब्दील करेंगे तो फिर उसके जो दाम है वो बढ़ना लाजमी है। तो इसमें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर या फिर उनको कोई लाभ पहुंचाने के लिए किया गया? भाई वो एक बिजनेसमैन ऐसा कर सकते हैं, उसमें क्या समस्या है? आयुष जी देखिए, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी उसी जमीन का CLU हरियाणा सरकार से मांगती है, उसी जमीन का 3.5 एकड़ का, और सरकार मना कर देती है CLU देने से। लेकिन उसी जमीन को जब रॉबर्ट वडेरा जी बिना पैसे दिए एग्रीमेंट करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, उसका CLU हरियाणा सरकार सिर्फ 2 महीने में दे देती है। तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार इसमें ये दिखता है
कि उसी जमीन का सीएलयू आपने पहले क्यों नहीं दिया था, और रॉबर्ट वडेरा की कंपनी के नाम रजिस्ट्री होने के बाद 2 महीने में आपने सीएलयू जारी कर दिया। देखिए, जमीन की रजिस्ट्री भले ही स्काईलाइट हॉस्पिटली की कंपनी के नाम हुई थी, लेकिन 7.5 करोड़ रुपए का जो चेक है वाड्रा की एक दूसरी कंपनी स्काईलाइट रियल्टी ने दिया था, उसने नहीं दिया था जिसके नाम रजिस्ट्री हुई थी। दोनों कंपनियों के खाते में तब सिर्फ 1 लाख रुपए जमा थे। आप कमाल और गजब देखिए आयुष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, 3.5 एकड़ जमीन आप खरीद रहे हैं, लेकिन आपके खाते में देने के लिए मात्र दोनों कंपनियों में मिलाकर के 1 लाख रुपए। गजब गजब का फॉर्मूला है कांग्रेस का भ्रष्टाचार करने का। और दोनों कंपनियों के खाते में 1 लाख रुपए जमाते, यानी बिना पैसे के 7.5 करोड़ रुपए की जो जमीन है और 3.5 एकड़ जो जमीन है, वो वाड्रा साहब ने अपना प्रभाव दिखाकर, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में होने के कारण, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री होने के कारण, सोनिया जी का दामाद होने के कारण, प्रियंका जी के पति होने के कारण, राहुल गांधी जी के जीजा का प्रभाव दिखा करके बिना किसी पैसे के 7.5 करोड़ रुपए की जमीन हड़प ली रॉबर्ट वडेरा जी ने। और यही नहीं, इस 7.5 करोड़ रुपए के चेक को ओंकेश्वर प्रॉपर्टीज को जो दिया था, उन्होंने कभी इसको भुनाया ही नहीं, उन्होंने इस चेक को कभी भुनाया ही नहीं। और हाथ तो तब होगी जब रजिस्ट्री के लिए 45 लाख रुपए का स्टैंप पेपर ओंकेश्वर प्रॉपर्टी ने दिया। आप बताइए, जमीन जब कोई खरीदता है तो स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प के पैसे तो वो खुद देता है। यहां तो देखिए कितना गजब भ्रष्टाचार और कितना गजब ताकत का इस्तेमाल है, प्रभाव का इस्तेमाल है, कि स्टाम्प ड्यूटी के पैसे भी वो दे रहा है जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ ये मामला 2012 में विवादों में जब घिरा, और जब हरियाणा के तत्कालीन भूमि चकबंदी एवं भूमि अभिलेख महानिदेशक अशोक खेमका ने सौदे को राज्य की जो चकबंदी अधिनियम है उसके संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताते हुए जब इसको खारिज कर दिया, तो तब जाकर के मामला समझ में आया कि जीजा जी गजब का घोटाला कर चुके हैं। चलिए ठीक है, आप अभी भी कह रहे हैं कि इस मामले में, चूंकि इस मामले में आप ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है इसलिए एजेंसियां काम कर रही। ठीक है, अब मैं कांग्रेस का पक्ष लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट ललित जी, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है एजेंसियों का, ऐसा क्यों लग रहा है? मैं पहले तो इनके शब्दों के चयन पे जरूर कहना चाहूंगा। आपने बोला कि जमीन चोर, मेरे को लगता है आप खुद चोर हैं और भाजपा भी चोर है, क्योंकि अगर आप ऐसे शब्द, जमीन चोर तो है ही, भ्रष्टाचार का आप भी चोर हो। नहीं विजेंद्र नेहरा जी, एक मिनट, नहीं निजी कमेंट नहीं करेंगे आप चोर हो, इसका मतलब आपने कैसे, आप बड़े चोर हो, आप महाचोर हो। नहीं विजय नेहरा जी, भाई देखिए फिर से आप देखिए इस तरह के कमेंट ना करें, ये ज्यादा बेहतर। और दूसरा ये है कि भाई जब तक कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता तब तक इस तरह से कहना ये उचित भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये ईडी उनकी संपत्ति जब्त नहीं कर दी ठीक है, महाचोर ने। अरे अभी साबित तो होने दीजिए विजेंद्र नेहरा जी, अभी ठीक है, हो गया विजेंद्र नेहरा जी, अब आपने अपना समय ले लिया, अब उनको बोलने दें, ललित जी का समय। 1 मिनट विजेंद्र नेहरा जी, हो गया, कांग्रेस के ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, हो गया भाई, हो गया, समय ले लिया आपने अपना ना। ललित जी, बहुत मिर्चा लगाऊंगा। ये एक आरटी एक्टिविस्ट है सूरत के, मिस्टर इजावा, उन्होंने एक आरटीआई मांगी और भाजपा के शासनकाल में 25, भैया रॉबर्ट वडेरा पे डिबेट है आज की। अरे नेहरा जी भाई उनको अपना पक्ष तो रखने दीजिए नेहरा जी। बोलूंगा नहीं तो वो रॉबर्ट वडेरा के बारे में बोलिए ना, इस पे भ्रष्टाचार का मॉडल दिखाइए कैसे कैसे चुप करना, इस पे ईडी नहीं बोल रही। अरे अंकल जी, पेंशन लेने की उम्र में डिबेट कर रहे हो, तमीज है बोलने की आपको? नहीं विजेंद्र नेहरा जी ऐसा नहीं, तू कैसे बोल रहा है? विजेंद्र नेहरा जी फिर से पर्सनल कमेंट नहीं करना है। विजेंद्र नेहरा जी नहीं, विजेंद्र नेहरा जी ऐसे नहीं भाई, कंटेक्स्ट तो देना पड़ेगा ना। अब ईडी की कार्रवाई हो रही है, वो कंटेक्स्ट दे रहे हैं भाई, उस ठीक है उसको सुनिए पहले। अभी विजेंद्र नेहरा जी ऐसे नहीं, अरे विजेंद्र नेहरा जी ऐसे नहीं भाई, बात तो आने दीजिए ना, पहले ही सेंटेंस से टोकना, टीका टिप्पणी करना ये सही नहीं है। तेरे तो बाप की उम्र का हूं, क्या हो गया? नहीं ठीक है, नहीं ये फिर से व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए प्लीज, चर्चा में आइए डिबेट पर, आज का जो विषय उस पर ललित जी। विजेंद्र नेहरा जी नहीं, विजेंद्र नेहरा जी मैंने आपको बाकायदा पूरा समय दे दिया, आपने अपनी बात रखी, अब ललित जी का समय, उनको बोलने दें, 1 मिनट ललित जी, कोई पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं प्लीज, 1 मिनट नहीं नेहरा जी नहीं, ललित जी इसको म्यूट कीजिए। ये 25 लाख करोड़ पे ईडी नहीं जांच करेगी जो इन्होंने अपने कॉर्पोरेट दोस्तों के माफ किए हैं। नंबर 2, बिहार चुनाव आने वाले हैं, रॉबर्ट वडेरा पे नहीं बोल रहे आयुष जी। अरे मैं ईडी अरे बोलेंगे भाई नेहरा जी, सुनने तो दीजिए पहले, उनकी क्यों बात विषय शुरू पे तो होने बात दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा से ही बात विषय शुरू पे थोड़ी ना होगी, कंटेक्स्ट तो देंगे ना वो। विजेंद्र नेहरा जी तो आप इतने सीनियर लगता है, आप ऐसा कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करें, बोलने दो ना। ललित तकलीफ की है, इन्होंने बिहार हमारे खाते फ्रीज किए, इस पे ईडी जांच नहीं कर रही, संचालन पे रोक लगा दी, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे अरबों रुपए खा गए ये लोग, और आय के अन्य साधन इनके क्या है जो इन्होंने पूरे देश में बना, इस पे ईडी जांच नहीं कर रही। ठीक है, अयोध्या में क्या हुआ?
अयोध्या में इनके भाजपा के लोगों ने और लोकल भाजपा के लोगों ने और मंदिर कमेटी के लोगों ने लाखों लाख लाख रुपए एकड़ जमीन लेके करोड़ों रुपए के हिसाब से बेची, उसकी ईडी जांच नहीं करती। पीएम केयर फंड यानी देश का प्रधानमंत्री एक प्राइवेट फंड बनाता है, उसकी ईडी जांच नहीं कर रही। तो ईडी जांच कर रही है किसकी? रॉबर्ट वाड्रा की, क्योंकि वो जो है एलओपी के जीजा है। और देखिए 2018 में मुकदमा हुआ सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर, ठीक है, उसके बाद 7 साल हो गए इनको, आज ये चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये जो उसके क्या बोलते हैं, खट्टर सरकार के टाइम में एक धिंगड़ा आयोग बनाया गया था हुड्डा जी के शासनकाल में इस तरह के सौदों के लिए। 31 अगस्त 2016 को राज्य सरकार को 182 पेजेस की रिपोर्ट धिंगड़ा आयोग ने दी, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और धिंगड़ा आयोग के गठन के फैसले को चुनौती देने के लिए हुड्डा साहब ने कोर्ट में गए। तो 23 नवंबर 2016 को सरकार ने एक वचन दिया कि रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाएगी, इसकी ईडी से जांच नहीं होती है। और 2018 में जब ये कंप्लेंट कराई गई तो उसका जब केस चल रहा था तो 2023 में हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ के सामने हरियाणा सरकार ने हलफनामा दिया कि डीएलएफ यूनिवर्सल को भूमि हस्तांतरण में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। तो अब चोर कौन है भाई? तुम हो के हम है? तुम्हारी सरकार के अधिकारियों ने वाद दिया, शर्म तो तुम्हें आनी नहीं है। तहसीलदार मानेसर गुरुग्राम द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 18 सितंबर 2012 को 3.5 एकड़ जो भूमि है डीएलएफ यूनिवर्सल को बेची थी। तो उसमें उक्त लेन देन में किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं पाया गया। अब चोर कौन है? उसके बाद खेमका के आदेश पर जब विवाद छिड़ा तो हरियाणा सरकार ने मामले की जांच के लिए आईपीएस अधिकारियों कृष्ण मोहन, आईएएस अधिकारी कृष्ण मोहन, राजन गुप्ता, के जानल का एक पैनल बनाया गया। उन्होंने डीएलएफ के सौदे को क्लीन चिट दे दी। ये भी हरियाणा सरकार के आईएएस कर्मचारी थे भाई। तो जब आप यहां तक की बातें कर रहे हो तो आप यहाँ पे आके टेलीविजन पे ये बोलते हो, ये तथ्य क्या ईडी के समक्ष हम नहीं देंगे? क्या हम ये हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है? 23,700 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं ईडी को। ईडी सिर्फ बिहार चुनाव में, उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये मामले को कंक्लूजन पे नहीं ले जाते, ये मामले को, फर्जी मामलों को पेंडिंग रखते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहेंगे? इसको राजनीतिक प्रतिशोध नहीं कहेंगे। जब हम ये बात कहते हैं तो आप मेरे पे निजी कमेंट करते हो कि आपकी पेंशन लेने की उम्र है। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है जो मुझे कह रहे हो कि कैसे आ गए? किस तरह से कह रहे हो तुम? ये तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। और मैं जो ये पक्ष रख रहा हूं, मैं अपनी पार्टी के बिहार पे रख रहा हूं। जब ये ईडी के सामने चीजें जब कोर्ट में हम भी तो पेश करेंगे ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या सिर्फ एक प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ उसी की बढ़ी है वाड्रा जी की? वहां पे सैकड़ों करोड़ों का रोज लेन देन होता है गुड़गांव में, आज नहीं 20 साल से हो रहा है। आपने सबकी जांच कर ली। रेट जो है जमीनों के बढ़ते हैं, सीएलयू के बाद भी रेट बढ़ते हैं, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। जब कंपनियां ने, एक बात बताइए, मैं पैसा ए कंपनी से दूं या बी कंपनी से दे दूं, किसी को क्या तकलीफ है? इसमें कौन सी तकलीफ है मुझे बताओ? चुप रहिए, अपनी बारी में। नहीं विजेंद्र नेहरा जी, देखिए बार बार समझा, ये पर्सनल टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता, केवल चर्चा का समय खराब होता है। टू दी पॉइंट बात करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। आपने चोर कहा था, उस पर उनकी आपत्ति थी, बात वहीं पर खत्म, ठीक है। अब पर्सनल टीका टिप्पणी करेंगे तो ये सही नहीं है विजेंद्र नेहरा जी। आपने भी जो बात ललित जी के लिए कही वो भी सही नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं, आपको नहीं कहना चाहिए। अब मैं विजेंद्र रेड्डी जी का रुख कर रहा हूं। लेने की एक ही शैली है, रचनात्मक कार्य नहीं करने, नहीं ठीक है नेहरा जी देखिए, टू दी पॉइंट बात केवल जो मुद्दे पर है वो कहेंगे, कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी का करेंगे तो फिर वो गलत है ना, वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिरोध की रणनीति दूसरी पार्टियां भी कर सकती है। अब कल जो एक बयान दिया था ना राहुल जी ने, विश्वकर्मा के जो असम के मुख्यमंत्री है, आपकी सरकार 29 में चलेगी तो फिर सबसे पहले कौन अंदर जाएगा? अगर इस तरह की बातें हैं, ये संभावनाओं का है, ये संभावनाएं होती है। नहीं ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अगर कोर्ट के अंदर ये सारा मामला है तो फिर वहां पर जब एविडेंस रखे जाएंगे तब तक थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। 1 मिनट, अब ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, ललित जी 1 मिनट, विजेंद्र जी हो गया, 1 मिनट, विजेंद्र रेड्डी जी
क्या आपको भी लग रहा है विजेंद्र रेड्डी जी कि ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि कांग्रेस का यही कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सिर्फ जानबूझ करके 11 सालों से परेशान किया जा रहा है। देखिए आयुषी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। राम राम। आयुष जी, मामला बड़ा है क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और आदरणीय नेता भी हैं, और उनके जो जीजा जी का ये मामला है। और ललित जी ने जो बातें रखी कि भाई क्लीन चिट मिल चुकी है, निश्चित तौर पर जो डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच में जो समझौता लेन देन हुआ वो बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई होगी, मैं भी मानता हूं। क्योंकि डीएलएफ ने जो जमीन रॉबर्ट वाड्रा से खरीदी, वो खरीद ली, ठीक है, उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई होगी। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीन खरीदी किसानों से या ओंकेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी है, वहां जो डील हुई है, मामला ये उसका है। वो रॉबर्ट वाड्रा ने आगे किसको दी और वो डील कैसी रही, वो ठीक रही। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीन खरीदी ललित जी, वहां का ये मामला है, उसकी ये इंक्वायरी है। रॉबर्ट वाड्रा जी ने जो जमीन खरीदी, ठीक है, ये भी मैं मानता हूं कि हर कोई डीलर चाहता है कि करता है कि भाई कम में मिले और महंगे में हम बेच दें। ये भी हर प्रॉपर्टी डीलर करता है और हर व्यक्ति ही करता है, पैसे के लिए काम करते हैं। यहां तक भी बात सही है। लेकिन गलत क्या है आयुष जी? गलत इसमें ये है कि जो जमीन किसानों की थी और जब सेक्शन 4 लगाया जाता है, किसान अपनी जमीन देने से मना कर देते हैं, और उसके बाद सेक्शन 6 लगाया जाता है और किसानों को डराया जाता है कि या तो अपनी जमीन को बेच दो, नहीं तो आपकी गवर्नमेंट की एक्वायर कर लेगी और वहां आपकी बहुत कम दाम में चली जाएगी। और किसान भयभीत होकर के उस जमीन को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कम औने पौने दामों में वो इनको देने का काम करते हैं। यहाँ पर जो मामला है ये किसान के साथ एक धोखा हुआ, क्योंकि उनको डर दिखा करके उनकी जमीन को कम कीमत में लेने का काम किया गया और किसानों के साथ अन्याय हुआ। जो किसान आज भी धरने पर इस मांग को लेकर के बैठे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और ये जो डील हुई है, जैसा अभी विजेंद्र ने बताया कि भाई उनका चेक भी बाउंस हो गया, पेमेंट भी नहीं हो गई, और जो स्टाम्प पेपर के पेपर है वो भी ओंकारेश्वर जो है ना प्रॉपर्टीज की तरफ से बेचने वाला ही वो स्टाम्प पेपर की पेमेंट करता है। ये जो अनियमितता है, ये केस उन अनियमितताओं का है। और ऐसी बात नहीं है, ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है, 23,000 पेज की वो चार्जशीट दाखिल की है। वहां पर ईडी ने भी सारे सबूत भी देखे हैं, सारे इकट्ठे भी किए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट में ये चला गया है, सीबीआई की कोर्ट में, वहां इसका फैसला होना है। वहां जो जो इन्होंने अपने प्रूफ देने हैं, ये भी देंगे, वो भी देंगे। और कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट लगता है कि जो किसान से जमीन खरीदी गई, वहां उन किसानों के साथ जो धोखा हुआ, वहां जो अनियमितताएं हुई, ठीक है, इन्होंने जमीन अपने प्रभाव लेकर के कॉमर्शियल लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया, कोई भी करेगा, जिसकी चलती है वो करेगा। लेकिन किसानों के साथ जो धोखा हुआ, उनको जो भय दिखा करके उनकी जमीन को हड़पने का काम किया, मामला ये है। और उन किसानों को संतुष्ट करना इनका काम है, और उन किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, वैसे तो कोर्ट करेगी जो करेगी फैसला, आपको दिखता है? लेकिन जिन ये मामला किसानों को आप आर्थिक भी कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर है, भरपाई विजेंद्र रेड्डी साहब आप ये कह रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो हम सब लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में, कोर्ट के अंदर दोनों ओर से पक्ष रखे जाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई एजेंसी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और चूंकि इलेक्शन होना है बिहार में, इसलिए एजेंसियों का ये दुरुपयोग है। विजेंद्र रेड्डी जी, क्या ये एजेंसियों का दुरुपयोग आपको लगता है विजेंद्र रेड्डी जी कि ये जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये राजनीतिक परेशानी नहीं है, ना ही जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी हुई है आयुष जी। जो किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है और किसानों को न्याय जो मिलना चाहिए, उसके बारे में ये किया जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है, ईडी अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर रही है। और ये कोई राजनीतिक दवेश नहीं है, वास्तव में यहाँ पर अनियमितता हुई है, ऐसा लगता है, जो कि किसानों के साथ किया गया है। और किसानों को जो भय दिखाएगा, जो डर दिखाएगा, वही एक बड़ी अनियमितता है कि उनको डर दिखा करके उनकी जमीन को हड़पने का काम क्यों किया गया। और दूसरी बात, जो उनकी खरीदने का तरीका है, उनका म्यूटेशन का तरीका है, जो रजिस्ट्री का तरीका है, वो भी गलत हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? जब बेचने वाला स्टाम्प पेपर की पेमेंट करता है और कंपनी की तरफ से कोई पेमेंट उनको दी नहीं जा रही है,
तो ये सरासर एक फॉर्जरी तो साफ दिखाई दे रही है। भाई ऐसी कौन सी बात थी कि इन्होंने पेमेंट भी नहीं दी और नाम रजिस्ट्री भी इनके नाम होगी, जो इतनी वैल्यूएबल जो है ना प्रॉपर्टी है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, और थोड़े से समय के बाद ही जो है ना उनका म्यूटेशन, इनको जो है ना परमिशन मिल जाती है, लाइसेंस मिल जाता है, और फिर उसकी कीमत जो है ना 7.5 करोड़ से एकदम 58 करोड़ पर चली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें फॉर्जरी तो हुई है, और सरकार की और ईडी की और संस्थाओं की जिम्मेवारी बनती है कि जहां भी किसी भी शख्स के साथ जो धोखाधड़ी हुई है और जब शिकायत आ जाती है तो उस शिकायत का निवारण करने के लिए उसकी जांच की जाती है। जो सुरेंद्र कुमार की शिकायत पर यह निवारण हो रहा है शिकायत का, ये इसमें धोखाधड़ी हुई है और उसी के ऊपर ये फैसले आ रहे हैं, उसी के ऊपर ये चार्जशीट 23,000 पेज की जो चलिए सबमिट रेणु करने साहब, का आप काम ये कह किया रहे हैं कि आप मान फिर के भी चल रहे हैं कि यदि इसमें आपको कुछ गड़बड़ी निष्पक्ष तो है, मानते हैं ठीक है, तो कोर्ट चलिए में अपनी ठीक है, अब documentation आप ये कह रहे हैं कि प्रस्तुत इसमें करने का गड़बड़ी है, आप इस बात को दोहरा रहे हैं, ठीक है। विपिन जी, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं विपिन जी, और आपकी नजरों के तो सामने से सारी चीजें गुजरी होंगी। आज क्या ये एजेंसी, ये कहना कि गलत तरीके से उनका दुरुपयोग करके 11 साल से परेशान किया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा को, या वाकई में उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि संदेह के दायरे में आती हैं? विपिन जी। जी देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर, और मैं एक विनम्र आग्रह करूंगा जितने भी वरिष्ठ यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं कि वो बिल्कुल वो भी धैर्यपूर्वक सुने, जैसे मैंने धैर्य दिखाया। क्योंकि देखिए, हर एक चर्चा में मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। तो पहली बात, अगर हम बात करें कि क्या कोई ग्रॉस वायलेशन हुआ है, कुछ लैप्सेस हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, जो कायदे कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष चुनिंदा लोगों के लिए बनते हैं, तो वो सब पे लागू होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आपने चेंज ऑफ लैंड यूज कैसे करा एकाएक, क्योंकि उसके बाद ही ये विंडफॉल गेन्स मिल रहे हैं। तो क्योंकि ये तो कोई एक आम आदमी सोच में पड़ जाएगा कि आप महीने के अंदर ऐसी कौन सी है कि आपको 50 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। आप पहले एग्रीकल्चरल लैंड को, उसका जो मिक्स लैंड यूज है उसको चेंज कर कर आप रेजिडेंशियल कमर्शियल में बना देते हैं, उसके बाद डीएलएफ को आप बेच देते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल बनता है, बिल्कुल जांच का विषय है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ अगर हम इस दृष्टिकोण से बात समझें तो ऐसे तो जांच के घेरे में कई लोग आएंगे, क्योंकि जो विपक्ष है, विपक्ष एक बात अब अक्सर उस बात का हवाला देता है कि ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के हाथ लग गई है कि जो जिन पे वो आरोप लगाते थे वो जब उनके दल में शामिल हो जाते हैं तो बिल्कुल सारे दाग धुल जाते हैं, वो बिल्कुल उनकी कमी पेशियां या उनकी खामियां नजर नहीं आती। तो यहाँ पर देखिए, नो वन इज अबव लॉ। और यहाँ पर अगर हम लोग एक तरफ देखिए, क्योंकि किसानों की बात चल रही है, किसानों की जमीन की बात चल रही है, तो सर्वप्रथम मैं ये वो जरूर बोलना चाहूंगा, देखिए किसान को तो हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं, वो देश का अन्नदाता है। तो यहाँ पर ये बात गंभीर मुद्दा है। लेकिन साथ साथ, क्योंकि अगर ये बातें उठ रही हैं कि लोकतंत्र में हम लोगों ने विपक्ष की आवाज को मुकम्मल रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर यू कांट मजल दी वॉइसेस ऑफ डिसेंट। और यहाँ पर अगर आपको खामियां नजर आ रही है, या विपक्ष या एक आम आदमी भी आईना दिखाने का काम करे सरकार को, सत्ता पक्ष को, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोई तानाशाही नहीं है यहाँ पर कि नॉर्थ कोरिया नहीं है। लेकिन तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि दूसरा पहलू मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे तो जो तत्पर होकर जो मुस्तैदी जांच एजेंसियां दिखा रही हैं इस समय, तो वो बात सब पे लागू होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ऑल इज वेल, कि जो सत्ता पक्ष में उनके कुछ नेताओं पे विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए उसकी भी जांच रहे। बिल्कुल एक अच्छा संदेश देश के आवाम को चला जाएगा कि वाकई में निष्पक्ष होके, बतौर पत्रकार मैं बड़े विश्वास से बोलूंगा, हमें अपनी जांच एजेंसियों पे भरोसा है, बिल्कुल ये बात तय है। लेकिन साथ साथ कि क्या कोई दबाव तो नहीं है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी थी। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जब उन्होंने बोला था ये सीबीआई क्या है, वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, इट्स अ केज पैरेट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर, और किसके कार्यकाल में बोला गया था, कांग्रेस के कार्यकाल में। तो यही बात अगर भाजपा के एनडीए के कार्यकाल में बोली जा रही है कि जांच एजेंसियां किसी दबाव में काम कर रही है, दे आर अंडर ड्यूरेस, तो मुझे लगता है कि उसमें भी यहां पर दायित्व बन जाता है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है कि वो बिल्कुल अपना रुख साफ करे
जनता को भी आश्वस्त करे, विपक्ष को भी आश्वस्त करे कि यहाँ पर जो जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और वो मुस्तैदी दिखा रही है, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि आप रॉबर्ट वाड्रा की बात करें या आप दूसरे वो जो फ्यूजिटिव एक आर्म्स डीलर है संजय भंडारी, उस मामले में भी कार्रवाई हुई है। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर मुस्तैदी दिखाई जा रही है इनके खिलाफ, तो पहली बात तो यह तय होना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष जिस बात का हवाला दे रही है कि यहाँ पर पॉलिटिकल विच हंट है, वेंडेटा के तहत बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो वो मुझे लगता है कि उस पे सफाई भी देनी चाहिए, अपना पक्ष साफ रखना चाहिए। क्योंकि देखिए जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, ये भी बात है, क्योंकि एक तरफ संकल्प भी है कि यहाँ पर पारदर्शिता भी हो, जवाबदेही भी हो, और यहाँ पर किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अगर कहीं भी ये ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है या आशंकाएं हैं कि किसी ने अपना रसूख का इस्तेमाल करते हुए ये चेंज ऑफ लैंड यूज हुआ, और वहां पर क्या कारण था कि वो चेंज ऑफ, तो जो तत्कालीन हुड्डा सरकार थी, वो क्या कारण था कि वो लैंड यूज हो गया, क्योंकि एक आम आदमी को तो वो ऐसी प्रिविलेज नहीं मिलती। तो ये इसके पीछे भी देखिए कई ऐसे गंभीर सवाल हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य बात है, और मुझे बोलते हुए बड़ा दुख महसूस हो रहा है आयुष जी, कि दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर चाहे लोकतंत्र के मंदिर में बात करें, विधानसभा या संसद में, वहां पर चर्चा जो सकारात्मक होनी चाहिए वो चर्चा ना होके शोरगुल में, हंगामे में जो सार्थक बातें हैं या जो गंभीर मुद्दों पे चर्चा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। नहीं विपिन जी, आपने शुरुआत का ही जो स्टेटमेंट दिया वही मुझे लगता है कि कोट करने के लिए बहुत काफी है कि भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए एक तरफा कोई चीज देखी नहीं जा सकती। विजेंद्र नेहरा जी, यहीं से मेरा सवाल है, भाई विपक्ष अगर ये बार बार कहता है आप लोग एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण वो रखता है, और सही भी कहता है कि भाई जितने भी विपक्ष के नेता, आज ही आप देखिए भूपेश बघेल के बेटे को भी गिरफ्तार किया ईडी ने। ये कार्रवाई बीजेपी या सत्ता पक्ष के किसी नेता के खिलाफ क्यों नहीं होती है? जो बातें कहता है विपक्ष, भाई कम से कम आपको उनको भी तो आश्वस्त करना ही पड़ेगा। तो ये प्रश्न ही वहां पर खत्म हो जाए कि आप लोग एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना माना जाए इसको? आयुष जी देखिए, जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ में ये सरकार काम कर रही है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल बहुत प्रसिद्ध चैनल है, आप लोग लगातार हर चीज को बारीकी से दिखाते रहे हैं। आयुष जी, आप जो सवाल मैंने इस डिबेट में उठाए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप मुझे बताइए, ईडी अभी जो हमारे पत्रकार जो विश्लेषक हैं, उन्होंने बीकानेर जमीन घोटाले का मामला उठाया। अब बीकानेर जमीन घोटाले के मामले में भी रॉबर्ट वडेरा जी की जांच चल रही है, उसमें भी कोई कार्रवाई कल को अगर होती है, उसको भी कुछ ना कुछ इसी तरह से मामले को दिखा के ये लोग करेंगे। आज सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह से जो मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, वो हमारी सरकार से पहले का मामला है। जो नेशनल हेराल्ड का मामला है आयुष जी, आपको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले का मामला है। उस मामले में सोनिया जी, राहुल जी दोनों जमानत के ऊपर है, भ्रष्टाचार का मामला है, और लगभग इसी तरह का मामला है, मुनाफा कमाने का मामला है। तो हमारी सरकार से पहले के जो मामले हैं आज वो भी अगर चल रहे हैं, उसमें अगर उस समय से लगातार जांच चलती हुई आ रही है, आज कोई कार्रवाई की बात आती है, यही कांग्रेस पार्टी के नेता बीच में ये भी हो जाता है ना, चुनाव आते हैं और उसके बाद कुछ नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगाते हैं, वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये तो विपक्ष को आप मौका देते ही हैं, और वो फिर जो बात कह रहा है फिर उसको और पुख्ता हो जाती है। और क्या नहीं हुए इस तरह के नेता जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगाते थे, आज आपकी पार्टी के अंदर है? आयुष जी देखिए, यही कांग्रेस पार्टी के नेता दिन रात कहते नहीं थकते थे कि अगर कुछ गलत किया है तो कार्रवाई करते क्यों नहीं, अगर कुछ गलत किया है तो कार्रवाई करते क्यों नहीं। आज जब रॉबर्ट वडेरा जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को यह तकलीफ है कि ईडी कार्रवाई क्यों कर रही है। वो एक बार भी अपने व्याख्यान में, अपनी डिबेट में ये नहीं बता पाए कि भ्रष्टाचार कैसे नहीं हुआ, ये गलत कैसे नहीं हुआ, इस चीज का कम से कम वो बताएं। दूसरा, अगर रॉबर्ट वडेरा ने कुछ गलत किया ही नहीं है आयुष जी, तो कोर्ट में जांच चली हुई है, अदालत फैसला करेगी, कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्यों है, ये डर क्यों रहे हैं? इनको संयम रखना चाहिए। जिस तरह से अभी विजेंद्र रेड्डी जी ने बताया, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं विजेंद्र जी, उन्होंने बताया भाई किसानों का शोषण हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आज सेक्टर 83 लगभग लगता है गुड़गांव का सिकोपुर गांव, उस समय भी, आज तो बहुत महंगे रेट है जमीन के, लगभग 8-10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का रेट था उस समय किसान की जमीन का। 3.5 एकड़ जमीन आपने 7.5 करोड़ में ले ली, इसका मतलब किसान को तो लूटने का काम किया आपने। और वही जमीन का अभी मैंने आंकड़े निकाले हैं, मात्र 4 दिन के अंदर जिस प्रॉपर्टी डीलर को, ओंकार प्रॉपर्टी वाले को, ये हरियाणा की कांग्रेस सरकार, हुड्डा साहब की सरकार उस समय CLU नहीं दे रही थी, रिजेक्ट कर दिया था,
रिजेक्ट की हुई जमीन का मात्र 4 दिन के अंदर सीएलयू हुड्डा साहब ने रॉबर्ट वडेरा जी के नाम होते उनको पकड़ा दिया। आप बताइए सीधा सीधा ये क्या इशारा करता है, क्या इस मामले में? और 7.5 करोड़ रुपए की जमीन का वाड्रा जी की कंपनी, 2 कंपनियों के पास मिला करके अकाउंट में 1 लाख रुपए था। मात्र 7.5 करोड़ रुपए की आप जमीन खरीद रहे हैं, मात्र 1 लाख रुपए 2 कंपनियों के खाते में है, और 7.5 करोड़ की उस जमीन को आप 2 महीने के अंदर 58 करोड़ रुपए में बेचते हैं। यानी एक तरह से पूरा, मैं तो कहता हूं जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो सीधा सीधा 58 करोड़ रुपए का फायदा आपने कमा लिया। तो ये तो गजब का भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एक लेकिन ठीक है, मॉडल जैसे नेहरा साहब आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब इस बात का नहीं दे रहे हैं, तो आप भी तो ये बात बताते नहीं है ना कि भाई ये कैसे आश्वस्त करेंगे कि एजेंसियां किसी के दबाव में काम नहीं कर रही हैं? और अगर ऐसा है तो कोई एक नजीर ऐसी नहीं, क्या भाई सारा भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष नहीं किया, सत्ता पक्ष में कोई भी संलिप्त नहीं है या किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं? इतने सारे मामले उठते हैं उसके बावजूद भी नहीं। आयुष जी देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करती हैं, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल के अंदर निश्चित रूप से राजनीतिक उनका दुरुपयोग होता था। अभी जो पत्रकार साहब ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को सरकार का तोता बताया था, वो तो कांग्रेस सरकार ने बताया था। और उनके उस तरह के देखे थे भाई किस मामले में वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार के दबाव में किस तरह से काम कर रहे हैं। आज ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज की है, आज सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज की है और निष्पक्ष रूप से जांच शुरू की है। आयुष जी, जो भाजपा का कोई नेता अगर गलत करता है उसके ऊपर भी आज छापे पड़ते हैं, उसके ऊपर भी आज कार्रवाई होती है। आप ये मत सोचिए कि कोई किसी तरह का पक्षपात, कोई किसी तरह का भेदभाव है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ईमानदारी से काम करती है। आज जिस तरह से हुड्डा साहब ने अपनी सरकार में रहते हुए उनके ऊपर भी 100 से अधिक मुकदमे चले हुए हैं, तो ये जो जनता है ये बहुत जागरूक जनता है। आयुष जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक 3 बार लगातार किसी की सरकार नहीं बनी है, ये पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सब ठीक है भाई, ऐसे तो कांग्रेस की सरकार भाई आजादी के बाद से लेकर के सबसे सर्वाधिक समय तक रही, तो जनता तो भरोसा जिस पर जताती है उस पर जताती है। ये पॉलिटिकली आप लोग इस्तेमाल मत करिए एजेंसी का, विपक्ष को कम से कम आप अपने भरोसे में ले लीजिए। सवाल तो यहीं से शुरू हो जाता है ना। ठीक है ललित जी। देखिए, इन्होंने अभी कहा, फिर मैं कहूंगा व्यक्तिगत ही हो जाते हैं। कहते हैं हुड्डा साहब के ऊपर 100 केस चल रहे हैं, आप मुझे 10 केस बता दो, कोई लिस्ट दे दो मेरे को, मेरा मोबाइल नंबर ले लो। आप इस तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों देते हो? और फिर आपको कुछ कहो तो आपको तकलीफ बहुत होती है। रेणु साहब, आपने बोला कि किसानों से जमीन ली। एक बात बताइए, अभी तो आप ओंकारेश्वर का नाम ले रहे थे, वो एक कंपनी है, उस कंपनी ने किसानों से जमीन खरीदी, वाड्रा जी का कसूर हो गया। ये किस तरह की आप राजनीति करते हो? और ये कह रहे हैं कि ओंकारेश्वर को सीएलयू नहीं दिया और वही ओंकारेश्वर वाड्रा को बिना पैसे की जमीन दे रही है। ये कितनी हास्यास्पद और विरोधी, आपस में विरोध नहीं है, इस बात में विरोधाभास नहीं है। आपकी बात बिल्कुल गलत है। किसानों से क्या, जो वाड्रा ने, आपकी बारी पे आप बोलिएगा कि वाड्रा ने जमीन ली है किसानों से, ऐसे मत करो यार। आप डिबेट कर रहे हो, जो मर्जी बोलो, लेकिन कम से कम फैक्ट तो हो ना। आप 100 केस की बात कर रहे हो है, या आप यूं कहेंगे मैं 100 रोटियां खा सकता हूं, 4 रोटी नहीं खा सकते आप। ये इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों देते हो भाई? आप फैक्ट पे बात करो। तीसरी बात, जो जमाना था ये खट्टर साहब के टाइम में सरकारी लोगों ने, सरकार के अफसरों ने हल्फनामा दिया, तो वो हल्फनामा क्या हुड्डा साहब के कहने पे दे दिया था कि इसमें कोई गलत बात नहीं हुई? तो आप या तो उन सरकारी अफसरों से ज्यादा समझदार हो, कानून की आपको समझ ज्यादा है कि हाई कोर्ट में बयान जा रहा है और आप आज यहाँ डिबेट कर रहे हो 2025 में कि नहीं उनको तो कुछ पता नहीं था, मूर्ख थे वो, ऐसे ही आईएएस बन गए थे, ऐसे ही वो जो है सेक्रेटरी बन गए रेवेन्यू के। भाई इतना भी मत करो। फिर 3 आईएएस ने एक क्लीन चिट दी खेमका के ऑर्डर के बाद, आप उसको भी कह रहे हो कि ये सारा मूर्खतापूर्ण है। इस तरह से डिबेट होगी क्या? यानी कांग्रेस ने जो कहा वो सारा कुछ गलत है और आप जो कह रहे हो सारा कुछ ठीक है। ना तो वाड्रा ने किसानों से डायरेक्ट जमीन ली। भाई चुप रहिए, देखिए मेरी बारे में मत बोलिए, अपनी बारे में बोलिए। ऐसे नहीं कूदो मत ना बीच में, आगे सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपने हुड्डा साहब के केस का नाम पूछा, मैं बता दूं आपको 10 मुकदमों का अलग अलग नाम बता दूं। को लिस्ट भेज देना अपने का 100 केस है। अभी भेज देता हूँ। नहीं ठीक है, आप भेज दीजिएगा। ठीक है, नहीं ऐसे तो आप लेकर के अगर बैठेंगे तो फिर बहुत समय जाएगा। अभी उनका वक्त है। ठीक है, ठीक है, आप बताइएगा अपने समय में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सैकड़ों वहां गुड़गांव में डेली जमीन के रेट चेंज होते थे, कोई आप किसी को नहीं पता क्या? 20 साल से जो है सबसे ज्यादा महंगी अगर जमीन हुई है तो गुड़गांव की हुई है, दिल्ली के आसपास में, चाहे नोएडा हो चाहे एनसीआर में कोई भी एरिया हो। वहां पे जमीनों के रेट बढ़ते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं और बढ़ ही रहे हैं निरंतर।
तो आप ये कहे एक आइसोलेटेड केस को पकड़ रहे हो क्योंकि वो कांग्रेस के आदमी से लिंक्ड है, तो वहां पे कोई और केस ही नहीं हुआ जहां पे जमीनों के रेट बढ़े हो। तो ये सिलेक्टिव बेसिस पे आप कर रहे हो और टाइमिंग भी कर रहे हो, तो इस वजह से आपका मैं विरोध कर रहा हूं। आप ये क्यों कहते हो किसानों से डायरेक्ट ले ली या ये चोरी कर ली? इस तरह नहीं होता। आप ये बताइए, डीएलएफ क्या बेवकूफ कंपनी है? 1 लाख करोड़ की कंपनी होगी शायद, तो वहां पे उनके पास में वकील भी होंगे, सर्वेयर भी होंगे, आर्किटेक्ट भी होंगे, वैल्यूअर भी होंगे। यानी वो इतने मूर्ख हो गए कि एक जमीन को जो 58 करोड़ की नहीं है, 7.5 करोड़ की है, उसको 58 में ले लेंगे। रेडू साहब, ये आप बताइए कि डीएलएफ कुशलपाल की कंपनी क्या इतनी बेवकूफ कंपनी है? यार किस तरह की बातें करते हो? खरीदने वाला कह रहा है मैंने ठीक ली, ओमकारेश्वर को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको तकलीफ यहाँ बैठे हुए हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस से आपको खतरा है, आपको कांग्रेस से ही आपको डर है। तो मैं तो साफ कह रहा हूं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, या मेरी बातों का जवाब दो। रेडू साहब जवाब दीजिए। देखिए ललित अरोड़ा जी, एक तो आपने ये गलत की कि डीएलएफ कोई बेवकूफ कंपनी नहीं है, और लाख करोड़ से भी बड़ी कंपनी होगी डीएलएफ। इतना तो नोएडा में ही होगा उनका मामला, गुरुग्राम में ही होगा। 7.5 करोड़ की जमीन गलती से 58 में नहीं खरीदी, वो जमीन ही 58 की थी। अच्छा। वो जमीन 58 की थी, लेकिन जो इससे पहले 7.5 में खरीदी उन्होंने गलत खरीदी। उनको 58 में खरीदनी चाहिए। कोई एविडेंस है कि 58 करोड़ की थी वो? एक मिनट, आप अभी देखो, आप वही बात मेरे ऊपर लागू करी थी आपने, मैंने लागू कर लिया आपको। डील सही हुई, डीएलएफ ने डील सही की। डीएलएफ ने तो अपनी पेमेंट दे करके अपनी जमीन ले ली, और वहां पर जो है ना बस्ती बना दी, कॉमर्शियल बस्ती बनाई या रेजिडेंशियल बस्ती उन्होंने अपनी। कुछ नहीं बना वहां पे, जब नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन डीएलएफ ने तो अपना सही ले लिया। डीएलएफ के ने जो 58 करोड़ की चीज ली, वो इसका मतलब 58 करोड़ की चीज थी, तो उसको किसानों से 7.5 करोड़ में क्यों लिया गया? क्वेश्चन ये है। किसानों से अगर किसानों से नहीं लिया तो किसान आज धरने पर क्यों बैठा है इतने लंबे? किसानों से तो आप ही कह रहे हो ना, कारेश्वर ने लिया। यार कैसी बातें करते हो आप? बैठे हुए क्या डिमांड कर रहे हैं किसान? क्या मांग रहे हैं? वो यही मांग रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे को न्याय दिलवाने का काम करे। अगर किसान उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो वो धरने पर आज क्यों बैठे होते? और उनकी जमीन को कौड़ियों के भाव जो खरीदा गया, और वो भी डर दिखा करके गवर्नमेंट आपकी जमीन ले लेगी, बहुत सस्ते दाम में लेगी, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट के जो ना कलेक्टर रेट पर जमीन एक्वायर किया करती थी सरकार। कलेक्टर रेट बहुत कम होते हैं, तो किसानों ने इस डर में उस जमीन को 7.5 करोड़ में देने का काम किया, और ताकि हमारे को कम से कम ये कीमत तो मिल जाएगी। और वही कुछ समय के बाद 58 करोड़ में सेल हो जाती है। हमने कब कहा कि डीएलएफ की जो डीड है या डीएलएफ एग्रीमेंट है या जो उनका लेन देन है वो गलत है? नहीं गलत है, उन्होंने तो सही किया। लेकिन उनसे पहले जो किया गया 7.5 करोड़ का, वो गलत हुआ है, और उसी की इंक्वायरी है, उसी की ईडी ने जांच की है, और वहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और वो केस जायज है। ललित अरोड़ा जी, आप लोग, मैं मानता, कल भी हम इस पर डिबेट कर रहे थे। हमें तो कल कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं था, मुझे ये लगा था कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने सोच लिया होगा भाई गलत है तो गलत है, इसलिए हम डिबेट में क्यों बैठे। लेकिन चलो आपने हौसला। मैं कल भी डिबेट में था इसी विषय पे, साथ नहीं था कल डिबेट में कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, किसी और चैनल पे था। मैं था, वहां कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं था, तो मैंने चैनल पर ये कहा, वो वीडियो शायद आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, कि कांग्रेस के प्रवक्ता समझदार लगे, क्योंकि वो इस डिबेट से दूर हो रहे हैं, क्योंकि ये जो हुआ ये जायज हुआ है, ये मुकदमा बनता है, धोखाधड़ी हुई है। और राहुल गांधी जी से भी मैं निवेदन करता हूँ, वो इतने बड़े नेता हैं, उनको एक सही बात कहनी चाहिए। इस डिबेट में जो भाग लेगा वो समझदार नहीं होगा, है ना? ये आपके लॉजिक यार बड़े अजीबोगरीब होते हैं। नहीं ठीक है रेडू साहब, कल हम लोगों ने भी इस पर चर्चा की थी, कल हमारे साथ भी कांग्रेस के प्रवक्ता थे गर्ग साहब यहाँ पर, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, अब आपका ऑब्जर्वेशन है, आप पता नहीं जिस चैनल पे थे शायद वहां नहीं रहे होंगे। मैं विपिन जी का रुख कर लेता हूँ। विपिन जी, अभी भी कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है तो और क्या है, बहुत सारी बातें रख रहे हैं, क्या आप पॉलिटिकल वेंडेटा ही इसको मान के चले? देखिए, दो बातें, फिर मैं वही अप्रोच पे बात अपने बोलूंगा, आगे विचार रखूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि भाजपा की तरफ से ये उनके नेता ये बात बोल रहे हैं कि ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज की जो बात कर रहे हैं कि वो बीच में पिक्चर में इसलिए आए
कि ताकि, क्योंकि अगर वो जमीन रॉबर्ट वाड्रा को बेच रहे हैं तो वो उनका क्लाउड जो है, रसूख है, जग जाहिर है, सबको पता है कि यहाँ पर तो वो रसूख को लेकर चेंज ऑफ लैंड यूज हो जाएगा। क्योंकि ये जो बात बोली जा रही है कि चेंज ऑफ लैंड यूज नहीं, एक आम आदमी को तो वो ऐसी प्रिविलेज नहीं मिल सकती। ये तो बात है, ये तो जितना वरिष्ठ पैनल यहाँ पर बैठा है वो इस बात के साथ इत्तेफाक रखेगा कि ये कड़वा सच है, हकीकत है। देखिए, और ये वो इसीलिए उनको बीच में डाला गया कि ताकि वहां से अगर रॉबर्ट वाड्रा बीच में है तो निश्चित बात है कि जो उनको प्रिविलेज मिल सकती है वो एक आम आदमी को नहीं मिलेगी, या जो भी रसूखदार हो देश में। पहली बात। अब दूसरी बात यह है, क्योंकि अगर हम खासतौर पे, क्योंकि आज की चर्चा है शिकोपुर पे, तो देखिए ये बात है, मैं ललित जी की इस बात के साथ पूरी तरह इत्तेफाक रखूंगा कि जमीन के दाम गुड़गांव में अगर तुलना करें बाकी जगहों से तो बिल्कुल दिन रात चौगनी तरक्की करी है गुड़गांव ने। आप बात करें कि पहले साइबर सिटी थी, उसके बाद अब साइबर सिटी पार्ट 2 आ रही है यहाँ पर, तो वो अपने आप में 150 एकड़ के आसपास। तो जमीन के दाम कहाँ जाएंगे? द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे, 4 एक्सप्रेसवे एक साथ लग रहे हैं, तो ये रोजगार भी है, काफी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं। तो ये और वही बात करें कि ये भी अब लोगों को पता है कि वहां पर एक फ्लैट 100 करोड़ के कहां पर मिलते हैं। तो ये अगर ऐसी, इसको अगर हम बोले कि तरक्की कर रहा है गुड़गांव, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, तो वो भी बात गलत नहीं होगी कि यहाँ पर उसके पीछे क्या कारण है, उसका इतनी डेवलपमेंट कैसे हुई। और साथ साथ कि शिकोपुर की बात करें, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि हम बात करते हैं अमूमन गुड़गांव की, जब बात चलती है आजकल वर्तमान के दौर में गोल्फ कोर्स रोड की बात करते हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है इसको शायद नाम दिया जा रहा है न्यू गोल्फ कोर्स रोड। शिकोपुर के आसपास जो सड़कें निकल रही हैं, तो अपने आप में डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये एक तर्क विपक्ष की तरफ से हो सकता है, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, कि यहाँ पर तो आप जो विंडफॉल गेन्स की बात कर रहे हैं, आप घेरने का काम कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा को कि विंडफॉल गेन्स कैसे उनकी कंपनी ने कर लिया, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने, तो एकाएक इतने आपने 50 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमा लिया। तो उनकी तरफ से तर्क ये भी हो सकता है कि क्योंकि उस जगह वहां पर लैंड रेट्स ऐसे स्काई रॉकेट कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। बहरहाल देखिए, एक बात तय है कि चाहे आम आदमी हो चाहे रसूखदार हो, आज की चर्चा की मुझे लगता है सबसे अहम बात है, जहां जो दर्शकों तक अच्छा संदेश जाना चाहिए, कोई भी हो, उसको कानून का पालन भी करना है। क्योंकि हम एक तरफ तो बात बोलते हैं कि संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान का तो हर कोई सम्मान करता है, सर माथे लेता है, लेकिन साथ साथ ये समझना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और जांच एजेंसियां, सवाल यह है कि जांच एजेंसियां अगर मुस्तैदी दिखा रही है तो वो भी स्वागत योग्य है, उसकी तारीफ बनती है, लेकिन एक अच्छा संदेश जाएगा कि जांच एजेंसियां सब पे जांच होनी चाहिए। फिर जो भी जिनके खिलाफ भी अगर आरोप है, तो यहां पर अंत में, ताकि एक आम आदमी जो देश का नागरिक है वो आश्वस्त हो जाए कि वाकई में बिल्कुल कोई दबाव नहीं है और निष्पक्ष होकर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। नेहरा साहब, देखिए आयुष जी, मेरे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, वो अपने टर्म पे जवाब दें कि ईडी की जो जांच है, उस जांच के अनुसार गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए वाड्रा साहब ने 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी। उनकी दोनों कंपनियों में मिलाकर के मात्र 1 लाख रुपए थे। ईडी के इस आरोप का ये जवाब कोर्ट के अंदर क्यों नहीं दे पाए, इसका जवाब देना चाहिए। सीएलयू करवाने के बाद डीएलएफ को 58 करोड़ में जमीन बेच दी। आप मुझे एक चीज का जवाब दे दे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी जो डीलर है वो उसी सेम 3.5 एकड़ जमीन का सीएलयू कराने के लिए हरियाणा सरकार के पास जाता है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। मैं मानता हूं सीएलयू जब एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा मिलता नहीं है आसानी से। आयुष जी, आप भी समझदार हैं। और वो तो छोड़िए, दोबारा देने की तो बात छोड़िए, 4 दिन के अंदर उसी प्रॉपर्टी का, उसी जमीन का सीएलयू कैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर दिया, इसका जवाब इनको देना चाहिए। उसी जमीन का, जब उस जमीन का आप सीएलयू दे नहीं रहे थे, तो वाड्रा जी के पास में जादू की कौन सी ऐसी छड़ी थी कि आपने 4 दिन के अंदर उस जमीन का सीएलयू करके उसको दे भी दिया। और जिस तरह से बड़े भाई वीरेंद्र रेड्डी जी कह रहे थे, उस जमीन की कीमत 58 करोड़ नहीं थी, 58 करोड़ हुई सीएलयू के बाद में, और सीएलयू होता नहीं था उस जमीन का। इसलिए इन्होंने क्या किया, ये तो एक मामला पकड़ में आ गया
इस तरह से पूरे हरियाणा और देश के अंदर रॉबर्ट वडेरा जी ने किया है। मैंने गलत नहीं कहा उनके लिए जमीन चोर। बच्चे गांव गांव के अंदर कहती है, माता कहती है बच्चे से किसान जो होती है कि बच्चे सो जा, नहीं तो जमीन नहीं, लेकिन ये तो फिर वही बात होगी ना, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे अगर इस तरह के आरोप आप किसी करके ऊपर लगाएंगे तो ऐसे तो आपकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं पे बहुत सारे आरोप हैं, फिर ये गलत होगा ना। जब तक भाई कोर्ट की ओर से कोई डिसीजन ना आए, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा ना, ये तो आप कह रहे हैं ना भाई। अगर इतना ही सीधा था तो फिर भाई उनको सजा दे देते। ये मामला चल रहा है ना, इसलिए निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। मैं जवाब ले लेता हूं, बहरहाल मेरे पास समय की कमी है, नहीं तो फिर ललित जी से जवाब नहीं आ पाएगा। ठीक है नेरा जी, ठीक है। मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए कि ईडी की जो स्काईलाइट का हॉस्पिटलिटी कंपनी है वाड्रा साहब की, उसकी 37.5 करोड़ रुपए की जो वो पूंजी है उसको जब्त किया ईडी ने। अगर ये गलत है तो आप कोर्ट में पैरवी क्यों नहीं करते, आप सबूत क्यों नहीं दिखाते? ललित जी, आप ठीक दिखाइए है। ना। चलिए अब आपके सवाल आगे मैं जवाब ले लेता हूं, फिर समय की कमी हो जाएगी। 1 मिनट ललित जी। बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि आप मुझसे वो स्पष्टीकरण मांग रहे हो जो ओंकारेश्वर को देना चाहिए। आप उनसे पूछिए ना जाके। पहली बात तो ये कि एक दिन पहले जब इन्होंने फाइल सुनी है ना, बात सुन लीजिए, ऐसे सिर मत हिलाइए। एक दिन पहले ईडी ने कहा कि इनकी संपत्तियों को हम जो है जब्त कर रहे हैं 35.64 करोड़ की संपत्तियां बहुत है उनके पास में। अगर ऐसा है तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? अगर ईडी को ये लगता है कि हमें इसमें कल को कोई रिकवरी करनी है या कुछ करना है, जबकि सवाल है इस बात का है ही नहीं, क्या हमारे पास एडवोकेट नहीं है? दूसरी बात, ओंकारेश्वर जो है, हमें वो कंपनी जिसको CLU नहीं मिला वो हमें फ्री में जमीन दे रही है, यानी रॉबर्ट वाड्रा को। आप किस तरह की बातें कर रही है? क्या आपका तर्क गले उतरता है कि एक कंपनी जो हरियाणा सरकार से ऑफेंडेड है, जिसका काम नहीं होता, वो फ्री में जमीन दे रही है वाड्रा जी को, जो कि आप कह रहे हो कांग्रेस की नेता है? तो ये आपकी बात किसको हजम होगी? तीसरी बात, इसका फैसला कोर्ट करेगी ना, राव एवेन्यू कोर्ट ये फैसला करेगी कि इसमें PMLA के अंदर कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती। ठीक है ना, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सिलेक्टिव बेसिस पे काम कर रहे हो, और आप जो है टाइमिंग आपकी देख के हमें आश्चर्य होता है कि जब भी चुनाव होते हैं आप कोई नया शगुफा खड़ा करते हो। जहां तक जांच एजेंसी की बात है, PMLA में कैसे ओंकारेश्वर ने कहीं शिकायत करी आपके पास आके नेहरा जी के भाई हाँ मैंने तो फ्री में दे दी? ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप किस आधार पे कहते हो ये बात? जिसने बेची वो तो कह नहीं रहा, लेकिन आप जो बार बार एक बार कह रहे, फिर आपने चोर का लफ्ज उठाया, तो आप जैसे चोरों की बात तो मैं मानूंगा ही नहीं। क्यों मानूंगा मैं? मेरा स्पष्टीकरण मैंने दे दिया। ये चोरी करने का काम तो आपकी पार्टी चलिए ठीक है, अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप की चर्चा में यही समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का आप हिस्सा बने। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि चार्जशीट के बाद जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, लेकिन अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे और क्या अहम जो खुलासे हैं वो होते हैं, और कोर्ट के अंदर चूंकि अब ये पूरी प्रोसीडिंग है तो देखना यह है कि कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।